हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यूनिट 2 तानपुरे के आधार एवं विकास का एक टॉपिक लेके आए हैं, जो कि हमारे म्यूज़िक सब्जेक्ट में है। और तानपुरा जो है एक भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार है, जिसे माना जाता है कि इस विधि का आविष्कार तुम्बरू नामक गंधर्व ने किया है। ये आविष्कारक का नाम है। तानपुरे का वर्णन सबसे पहले पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ संगीत परिजात में मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं मिलता। प्राचीन मूर्तियों में वाणी के चित्र तो इसका वर्णन नहीं प्राचीन मूर्तियों में वाणी के चित्र तो मिलते हैं, परंतु तंबूरे के चित्र नहीं। कुछ लोग इसे एक तारा या एक तंत्री वाद्य का विकसित रूप मानते हैं। आईने अकबरी पुस्तक में अबुल फजल ने तंबूरे को स्वर वाणी कहा है। मियां तानसेन भी अपने एक ध्रुपद में तंबूरे का वर्णन करते हैं। ताल, पखावज, आवाज, बाजद, ढोलक और तंबूरा। समय के साथ साथ इस वाद्य का नाम तंबूरा से तानपुरा पड़ गया। आजकल 5 और 6 तारों वाले तानपुरे भी देखने को मिलते हैं, परंतु प्रचार में 5 तारों वाले तानपुरे ही प्रयोग किए जाते हैं। गायन और वादन दोनों में ही इस वाद्य का प्रयोग किया जाता है। इस वाद्य को तारों की झनकार गायक और वादक दोनों के ही दिलों को झंकृत कर देती है। तानपुरे की संगति से गायक और वादक को स, प या स में मुख्य स्वर प्रत्यक्ष रूप में सुनाई देते रहते हैं, परंतु परोक्ष रूप में सातों स्वरों की आपूर्ति होती रहती है, जिसे हम सहायक नाद कहते हैं। बाकी वाद्यों की तरह तानपुरे पर कोई धुन नहीं बजाई जाती। यह तो गायन वादन दोनों में लगातार स्वर देने का काम करता है, जिससे एक अच्छा माहौल तैयार हो जाता है। तानपुरे के 2 प्रकार प्रचार में हैं। पुरुषों का तानपुरा। इन दिनों प्रकारों में कोई विशेष अंतर नहीं है। पुरुषों का तानपुरा थोड़ा बड़ा होता है, उसकी तारें मोटी होती हैं, और स्त्रियों का तानपुरा थोड़ा छोटा होता है और उसकी तारें पतली होती हैं, जबकि इनको पकड़ने, बजाने और स्वर मिलाने की विधि एक जैसी होती है। तानपुरे के ढांचे का ज्ञान, नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर। तुम्बा। यह सूखे तुम्बे के खोल से बना होता है। ऊपर से चपटा व नीचे से गोल होता है। इससे तानपुरे की आवाज़ और गूंज पैदा होती है। तबली। तुम्बे के ऊपर एक भाग होता है। भाग काटकर उसके खोखले भाग को लकड़ी के टुकड़े से ढक दिया जाता है, जिसे तुम्बी कहते हैं। व्रिज। यह तबली के ऊपर हड्डी
की बनी हुई चौकी के आकार का होता है। इसे घुड़च या घोड़ी भी कहते हैं। इसके ऊपर चारों तार रखे जाते हैं। तो आप जैसे देख भी सकते हैं, यहाँ पे इसकी फ़ोटो भी दी हुई है। ये इसने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे कैसे क्या चीज़ होती है इसमें। तो अब आगे चलते हैं। हाँ, ब्रिज तक बताता ना। सूत या धागा। ब्रिज के ऊपर तारों के बीच सूत या धागे का प्रयोग करते हैं, जिससे तानपुरे की झनकार बढ़ जाती है। मतलब इसके जो पूरे ऊपर होता है, या फिर इसका जो गोल होता है, जो भी ब्रिज होता है, इसे ब्रिज क्या होता है, हाँ, ये जो गोल के ऊपर तारों के बीच में जो टाई करते हैं ना, ये या तो सूत का बना होता है या फिर तागे का। इससे तानपुरे की आवाज़ होती है बढ़ जाती है। अब मोंगारा या लंगोट। तारों को बढ़ने के लिए तुंबे के बीच में तिकोने पट्टी होती है। मंगोरा या लंगोट कहते हैं, जिसे लंगोरा या लंगोट कहते हैं। लंगोरा या लंगोट कहते हैं। ठीक है। डांड। लकड़ी का खोखला डंडा जो तुंबे के साथ जुड़ा होता है। एक तरफ खूंटियाँ लगी होती हैं, जिससे तारें खींची रहती हैं। डांड मतलब ये जो कीज के पास होता है ना, कीज के पास, आपको कीज के पास दिख रहा रहेगा, उसको शायद कहते हैं। हाँ, थोड़ा लगा सकते हैं। गुल्लू। डांड और तुंबे के जोड़ के स्थान को गुल्लू कहते हैं। इसे गुल भी कहते हैं। अट्टी। तानपुरे के ऊपरी भाग पर हाथी दांत की 2 पट्टियां होती हैं। पहली पट्टी जिसके ऊपर तार रखे जाते हैं और उसे अट्टी कहते हैं। तार गहन। दूसरी पट्टी जिसके नीचे से तार निकलकर खूंटियों से बांधे जाते हैं, उसे तार गहन कहते हैं। मतलब जहाँ से वायर्स कनेक्टेड होती हैं तानपुरे की, वहाँ से तार गहन कहते हैं उसको। खूंटियाँ, ये तानपुरे की ऊपरी भाग में होती हैं। ये चारों तारें स्वर करने के लिए होती है। मतलब जैसे ये होती है ना, दिखाता हूँ। ये कोने पे जो है, ये गोल के ऊपर जो डंडा सा है, उसके ऊपर 4 है ना, ये है। एक्चुअली 5 होती है, ऐसे 5 जो दिया हुआ है वहाँ से सही है। तार। तानपुरे की 4 तार होती हैं। पहली तार मंद्र पर, अगली 2 तारें जोड़े की तारें मध्यस्थ, जोड़े की तारें
मध्य स पर तथा चौथी तार को मंद स पर मिलाया जाता है। मन के वृक्ष में लंगोट तक के चारों तारों में मनके पिराए जाते हैं। इनकी सहायता से स्वरों के सूक्ष्म तथा चौथी तार को मंद स पर मिलाया जाता है। वृक्ष में लंगोट तक चारों तारे मनके पिरोए जाते हैं। इनकी सहायता से स्वरों के सूक्ष्म अंतर को ठीक किया जाता है। मन के ये काम करते हैं। पत्तियां तुम्बे के ऊपर सजावट के लिए सुंदर पत्तियां बनाई जाती हैं, जिन्हें श्रृंगार भी कहते हैं। अब आता है मतलब तुम्बे के ऊपर जो सजावट की जाती है ना, वो श्रृंगार भी कहते हैं। तो अब तानपुरे की वृद्धि, तानपुरा मिलने की विधि, मिलाने की विधि, ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा। तानपुरे की 4 तारें होती हैं। पहली तार को मंद सप्तक में प या जिन रोगों में प स्वर विजृत होता है, मंद म पर मिलाते हैं। कुछ रोगों में म पर दोनों ही विजृत स्वर होते हैं, जैसे मारवा, पुरिया आदि। तो पहली तार को मंद नी पर मिलाते हैं। तानपुरे की दूसरी और तीसरी तार को मध्य स से मिलाया जाता है। चौथी तार को मंद स से मिलाया जाता है। जहाँ पुरुषों को तानपुरे की पहली तार पीतल की होती है, तानपुरे की पहली तार पीतल की होती है, स्त्रियों के तानपुरे की पहली तार लोहे की होती है। अन्य तारें पुरुषों के तानपुरे के समान दूसरी और तीसरी लोहे की तथा चौथी पीतल की होती है। अच्छी झनकार के लिए धागे को आगे पीछे करते हैं तथा सूक्ष्म अंतर को ठीक करने के लिए मनकों का प्रयोग किया जाता है। अब आता है सितार। सारा तानपुरा खत्म हो चुका है वो। अब सितार, ये सेकंड यूनिट का ही है। सितार के जन्म के बाद सितार के जन्म के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार सितार का जन्म वाणी से हुआ और कुछ विद्वानों के अनुसार सितार का जन्म 13वीं-14वीं सदी में संगीत प्रेमी शासक अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी संगीतकार अमीर खुसरो ने किया। डॉक्टर लालमिन मिश्र ने अपनी पुस्तक भारतीय वाद्य में सितार को त्रिवीणा का विकसित रूप माना है। पहले सितार का नाम सहतार होता था, क्योंकि इसकी 3 तारें होती थी। फारसी भाषा में सह का अर्थ 3 होता है। फिर धीरे धीरे इसकी तारें जब 7 हो गई तो इसका नाम सितार पड़ गया, यानी 7 तारों का वाद्य। और आप इसका फोटो देख सकते हैं। सितार भारत के लोकप्रिय साजों
वाद्ययंत्रों में से एक है जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर प्रकार के संगीत में किया जाता है। इसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है, परंतु यह कठिन साधना वाला साज है। सितार बजाते समय पहले आलाप फिर जोड़ आलाप किया जाता है। इसके बाद मसीखानी गत और राग्याखानी गत तोड़ो सहित बजाई जाती है और अंत में द्रुत लय में झाला बजाया जाता है, जो सभी का मन मोह लेने वाला होता है। सितार को भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र होने का मान भी प्राप्त है। सितार भारत के लोकप्रिय साजों वाद्ययंत्रों में से एक है जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर प्रकार के संगीत में किया जाता है। इसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है, परंतु यह कठिन साधना वाला साज है। सितार बजाते समय पहले जब भी सितार वादन की बात होती है तो सबसे पहले पंडित रविशंकर जी और उस्ताद विलियाम खां साहब के नाम जुबान पर आते हैं। वर्तमान युग में पर निखिल बनर्जी, उस्ताद शाहिद परवेज, पंडित बुद्धा द्वितीय मुखर्जी, उमा शंकर मिश्र और नीलाद्री कुमार प्रसिद्ध सितारिय हैं। दोबारा से स्ट्रक्चर आ गया, पढ़ना पड़ेगा। सितार का ये तुम्बा, सितार के नीचे का भाग जो गोल लौकी का बना होता है, अंदर से खाली होता है, जिससे गूंज पैदा होती है, तुम्बा कहलाता है। तबली, तुम्बे के ऊपर वाले भाग को काटकर पतली लकड़ी से ढक दिया जाता है, जिसे तबली कहते हैं। घुड़च, इसको ब्रिज या घोड़ी भी कहते हैं। ये चौकी आकार का होता है जिस पर तार रखे जाते हैं। इसका ऊपरी भाग जवारी कहलाता है। डांड, सितार की लंबी खोखली लकड़ी जो ऊपर से लकड़ी से ढकी होती है, जिस पर पर्दे बंधे होते हैं, डांड कहलाता है। गुल्लू, जिस भाग पर तुम्बा और डंडा जुड़ते हैं उसे गुल्लू या गुल्लू कहते हैं। लंगोट, तुम्बे के नीचे वह भाग जहाँ तार बंधे होते हैं उसको लंगोट कहते हैं। पर्दे, सितार की डांड के ऊपर पीतल के सलाइयों के अर्धचंद्राकार टुकड़े जो टांट से बंधे होते हैं वह पर्दे कहलाते हैं। अट्टी, सितार के ऊपरी भाग पर हाथी दांत की दो पत्तियां बांधी जाती हैं। पहली पत्ती जिसके ऊपर तार रखे जाते हैं उसे अट्टी कहते हैं। तार गहन, दूसरी पट्टी जिसके नीचे से तार निकल कर खूंटियों से बांधे जाते हैं उसे तार गहन कहते हैं। मन का, स्वर के बारीकी से मिलने के लिए
खरज और बाज की तारों में मोती पिरोए जाते हैं। यह घुड़च और लंगोट के बीच होते हैं। खूंटियाँ सितार के तारों को ढीला या कसने के लिए लकड़ी की चाबियाँ सी होती हैं। मुख्य रूप में ये 7 बड़ी होती है और छोटी 11 होती हैं। मतलब इसकी जो 2 टाइप की कीज होती है, एक बड़ी होती है जो 6 होती है और छोटी होती है जो 11 होती है। तो बता दूं। तरबे पर्दों के नीचे कुछ पतली तारें होती हैं। जब पर्दों पर स्वर बजते हैं तो ये तारें अपने आप झनकार पैदा करती हैं जो कानों को बहुत अच्छी लगती है। मिजराब ये लोहे की तार की अंगूठी से बनी होती है। इसे मेजराब कहते हैं। सितार मिलाने की विधि। सितार का पहला तार बाज का तार मंद्र म पर मिलाया जाता है। दूसरा और तीसरा जोड़ी का तार मंद्र स पर मिलाया जाता है। चौथा तार पंचम का तार मंत्र प पर मिलाया जाता है। पांचवा तार खरज का तार अति मंत्र प पर मिलाया जाता है। छठा तार छोटी चिकारी मध्य स पर मिलाया जाता है। सातवां तार बड़ी चिकारी तार स पर मिलाया जाता है। तो यहाँ पे ये सितार का भी खत्म हो चुका है हमारा। और अब तबले पर आते हैं। तबला अवनद वाद्यों के प्रकार में आता है। कहा जाता है कि ये अवनद वाद्य ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के तांडव नृत्य के लिए बनाए। रामायण महाभारत के समय में भी मृदंग भैरी और डिमडिम आदि वाद्यों का उल्लेख मिलता है। ताल वाद्य प्राचीन काल से ही चले आ रही है। कुछ विद्वानों के अनुसार तबला प्राचीन वाद्य दुर्धर का बदला हुआ रूप है। कुछ के अनुसार तबले की उत्पत्ति अरब के तबल से हुई है। कुछ विद्वानों के अनुसार 13वीं और 14वीं सदी में संगीत प्रेमी शासक अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी संगीतकार अमीर खुसरो ने पखावज के 2 भागों में काटकर तबले को आविष्कार किया। 13वीं सदी से 18वीं सदी तक के इतिहास में किसी भी तबला वादक का नाम नहीं मिलता। इसके बाद दिल्ली निवासी सुधार खां का नाम आता है, जिनका बाज दिल्ली बाज कहलाया। इसीलिए तबले के प्रचार का श्रेय इनको दिया जाता है। आपके पास संगीत आनंद बुक होगी ना, तो यहाँ रखने वाली बातें और ये वाला समझ आना। वैसे एक बार दिखा देता हूँ पीछे से ऐसे बुक पे और अंदर का ये दिखा देता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ आपको अभी। तो अभी तबले पे है ना, अब आगे बढ़ते तबले का क्या हारमोनियम पढ़ेंगे। आज के युग में तबले का प्रयोग गायन वादन तथा नृत्य के संगीत में खूब किया जाता है। अब तो तबले का
स्वतंत्र वादन भी बहुत लोकप्रिय हो रहा है। प्रसिद्ध तबला वादकों के नाम इस प्रकार हैं: उस्ताद जाकिर हैं, एक सेकेंड, हाँ कुछ इस पर है, उस्ताद जाकिर हुसैन खां साहब। ये बहुत ज़्यादा मतलब फेमस तबला वादक हैं, मतलब तबला बजाते हैं। और फिर दूसरे हैं पंडित योगेश समसी, पंडित अनिंदो चैटर्जी, उस्ताद सुखविंदर सिंह नमधारी आदि। ये जितने भी मैंने अभी नाम बताए ये सारे बहुत ही ज़्यादा फेमस तबला बजाते हैं, फेमस हैं, बहुत तबला बजाते हैं ये लोग। और उस टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस थे और अभी भी फेमस है बहुत ज़्यादा, आप में सुनेंगे ना। तो तबले के दो भाग होते हैं जिन्हें दोनों हाथों से बजाया जाता है। दाएं हाथ वाले को दायां और बाएं हाथ वाले को बायां। डब्बा कहते हैं, नहीं डग्गा कहते हैं, डब्बा नहीं कहते, डग्गा कहते हैं। तबले के ढांचे का ज्ञान, नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर, सबसे पहले भाग के अंग। लकड़ी, दायां भाग ज़्यादातर आम, खैर, कटहल और सागौन आदि लकड़ी से बनाया जाता है जो अंदर से खोखला होता है। पूड़ी, लकड़ी के गोल मुंह पर मढ़े हुए चमड़े को पूड़ी कहते हैं। गजरा, पूड़ी के चारों तरफ एक माला से होती है जो चमड़े की बनी हुई होती है। चांटी, नहीं सॉरी ये तो पढ़ लेना, हाँ ठीक। चांटी, पूड़ी के चारों तरफ अंदर की ओर लगी हुई होती है। चमड़े की पट्टी को चांटी कहते हैं। अब चमड़े की पट्टी वो डिज़ाइन जो होता है ना चमड़े का बना होता है। और इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जो मैं बताने वाला हूँ आपको। स्याही, पूड़ी के बीच गोल आकार के लगे हुए काले मसाले को स्याही कहते हैं। लव, चांटी और स्याही के बीच जो खाली स्थान होता है उसे लव या मैदान कहते हैं, मतलब मैदान भी कहते हैं, दूसरा वर्ड है इसका। बद्धी, गजरे के अंदर से जो लंबी पट्टी गुजरती है उसे बद्धी कहते हैं। बद्धी से तबला कसा रहता है, मतलब बद्धी कुछ इम्पोर्टेंट सा हुआ जो हमेशा कसा रहना चाहिए वरना वो डूब जाता है। गट्टा, ये लकड़ी के 8 गोल टुकड़े होते हैं जिन्हें नीचे खिसकाने से स्वर ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर खिसकाने से स्वर नीचे उतर आता है। गुडरी नीचे वाले भाग में लगी होती है, इससे बद्धी की कसी रहती है। दूसरी ओर तबला दायां भी जमीन पर टिका रहता है। बाएं भाग के अंग, तबले के बड़े भाग को दुग्गा या दुग्गी भी कहते हैं। तबले का यह भाग स्टील, पीतल या तांबे का बना हुआ होता है। दाएं भाग के समान ही इस भाग में भी पूड़ी, चांटी, स्याही, लव, गजरा और गुड़री आदि लगाए जाते हैं। तबला मिलाने की विधि। तबले के दाएं भाग को सम या पर मिलाया जाता है। अगर
किसी राग में मा और पा स्वर दोनों ही विकृत हैं तो सर पर मिलाया जाता है। स पर मिलाया जाता है। बड़े मुंह वाला दायां निचले स्वर और छोटे मुंह वाला दायां ऊंचे स्वर पर आसानी से मिल जाता है। तबले को अधिक उतारने और चढ़ाने के लिए गट्टों का प्रयोग किया जाता है और थोड़ा सा उतारने और चढ़ाने के लिए गजरे पर हल्का हल्का सा प्रहार किया जाता है। उसके लिए ऊपर से और उतारने के लिए नीचे से प्रहार किया जाता है। तबले का बायां भाग जिसमें गट्टे नहीं होते उसके गजरे पर प्रहार किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा तबला भी खत्म हो चुका है। अब आती है बारी हारमोनियम की। हारमोनियम एक भारतीय संगीत है, भारतीय संगीत का प्रचार है जो कि इतना बढ़ गया है कि कोई भी संगीतिक महफिल या समागम हारमोनियम के बिना नहीं होता। सभी धार्मिक स्थलों में हारमोनियम के साथ सुबह शाम भजन और शब्द गाए जाते हैं। हर स्कूल, कॉलेज, एकेडमी में 99% बच्चों को हारमोनियम के साथ ही सिखाया जाता है। हारमोनियम शब्द ग्रीक भाषा के शब्द हारमनी से लिया गया है, जिसका अर्थ है संवाद, अर्थात दो या दो से ज़्यादा स्वरों को